हेलो फ्रेंड्स, वेलकम पार्ट 2 आ रहा है। अपन ने जब थर्ड चैप्टर स्टार्ट करा सेल एंड टिश्यू, उसकी अपन ने एक क्लास अपनी कंप्लीट कर लिया जिसमें अपन ने सेल्स के बारे में पढ़ा। उसमें अपन ने पढ़ा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा और सेल का ओवरव्यू देखा था। मेनली अपन ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा था। अब मैंने आपको बताया था कि जैसे सपोज करो कोई प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। इसका मैंने बताया था कि मेन काम क्या होता है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके अंदर जो भी फ्लूइड होता है उसको आईसीएफ बोलते हैं, बाहर वाले फ्लूइड को क्या बोलते हैं, ईसीएफ बोलते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मेन काम होता है उसके अंदर का जो एनवायरनमेंट है उसको मेंटेन रखना। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मेन काम होता है। कैसे मेंटेन करती है कि कोई आयन है वो ईसीएफ में जाता है, आईसीएफ से ईसीएफ मतलब बाहर जा रहा है या अंदर आ रहा है, तो वो सारा रेगुलेशन कौन करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन करता है। इसलिए अपन कहते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये है जो कि सेल के जो इंटरनल एनवायरनमेंट है उसको कंट्रोल करती है। उसको अपन क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो जो अपना आज टॉपिक होगा वो इससे रिलेटेड होने वाला है, वो ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन। अक्रॉस द मेम्ब्रेन बल्कि मेम्ब्रेन से होकर जो कोई भी सब्सटेंस, चाहे वो आयन हो चाहे वो इलेक्ट्रोलाइट हो, वो कैसे मेम्ब्रेन के उधर जा रहे हैं या अंदर आ रहे हैं, वो कैसे जाते हैं, उन सबको आज अपन पढ़ने वाले हैं। मेनली अपन ने बताया, जैसे आपने पढ़ा होगा, छोटी क्लासों में भी पढ़ा होगा कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो एक सेलेक्टिव बैरियर का काम करती है या सेलेक्टिव परमेबिलिटी होती है इसमें ना, सेलेक्टिव परमेबिलिटी होती है किसमें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। अब क्या होता है सेलेक्टिव परमेबिलिटी, इसको समझो, ठीक है। या इसी को आप कह सकते हो, इसी टेंडेंसी को अपन एक टर्म और देते हैं, सेमी परमेबिलिटी, ठीक है। ये क्या होती है, देखो सपोज करो कि ये आपका कोई कंटेनर है और ये इनके बीच में एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन लगा दी, ठीक है। ये इनके बीच में एक आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन लगा दिया, सॉरी एक मिनट, ये इनके बीच में एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसको ड्रॉ कर दिया जैसे, ठीक है। अब जो इधर का फ्लूइड था और ये मान लो इस साइड का फ्लूइड है, अब समझना बात को ना। मैं कह रहा हूं कि ये एक नंबर कंपार्टमेंट है, ये 2 नंबर कंपार्टमेंट है। सेमी परमेबिलिटी का मतलब या सिलेक्टिव परमेबिलिटी का मतलब ये होता है कि मेम्ब्रेन चाहेगी उसी सब्सटेंस को 1 नंबर से 2 नंबर में भेजेगी या 2 नंबर से 1 नंबर में भेजेगी। हर सब्सटेंस नहीं जा सकता, ये कुछ ही सब्सटेंस के लिए सेलेक्टिव होती है, ठीक है। हर सब्सटेंस के लिए नहीं होता। जैसे एक हेल्थ एजुकेशन का, एक नर्सिंग वालों का सेमिनार हुआ, तो उसमें ऐसे तो सभी स्टूडेंट आ गए, लेकिन उस सेमिनार में अपन जो अलाउ करेंगे ओनली नर्सिंग स्टूडेंट को करेंगे, ठीक है। इस तरह आपकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो भी क्या होती है, सेलेक्टिव परमेबिलिटी होती है कि जिसको ये अलाउ करेगी, ये हर सब्सटेंस सेल मेम्ब्रेन को पार नहीं कर सकता। सेल मेम्ब्रेन को वो ही सब्सटेंस पार कर पाएगा जिसको सेल मेम्ब्रेन है वो अलाउ करेगी। इसी कंडीशन को अपन बोलते हैं सेलेक्टिव परमेबिलिटी या सेमी परमेबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। तो ये सेलेक्टिव परमेबिलिटी क्या होता है कि एक सेलेक्टिव बैरियर देता है, ठीक है। किसी सब्सटेंस को एंट्री और एग्जिट के लिए एक सेलेक्टिव बैरियर होता है। क्लियर, ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब जो सिलेक्टिव परमेबिलिटी की जो मैं बात कर रहा हूं, आपको ये तो पता लगा कि सिलेक्टिव परमेबिलिटी क्या होता है। अब मैं जो सिलेक्टिव परमेबिलिटी की जो बात कर रहा हूं, इसकी एक बात और समझो कि ये किन किन बातों पे डिपेंड करता है कि भाई साहब क्यों हर सब्सटेंस है वो क्रॉस नहीं कर पाता, क्यों इसको हर सब्सटेंस क्रॉस नहीं कर पा रहा। इसके 3 कारण हैं, ठीक है। एक है साइज ऑफ पार्टिकल, क्या है, साइज ऑफ पार्टिकल। जो स्मॉल साइज होती है, जितना इसमें होल है, मान लो सब में जैसे सेमी परमेबिलिटी मेम्ब्रेन है, इसमें छोटे छोटे होल होते हैं, तो ऐसे होल, जो ऐसे पार्टिकल जिनकी साइज उन होल से कम है, वो तो उसको इजीली पार कर पाएगा। लेकिन जो बड़ी साइज वाले पार्टिकल है वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाते, ठीक है।
तो साइज ऑफ पार्टिकल की वजह से सेमी परमेबिलिटी होती है। दूसरा होता है स्पेसिफिक चैनल और प्रोटीन। स्पेसिफिक पोर या चैनल भी बोल सकते हो, पोर या चैनल। आपको आगे जाके बताऊंगा जब अपन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन पढ़ेंगे कि कुछ सब्सटेंस होते हैं जो कि नॉर्मली डिफ्यूजन नहीं कर पाते, नॉर्मली एक जगह से दूसरे कंपार्टमेंट में नहीं जा पाते, उनको ले जाने के लिए कुछ प्रोटीन की जरूरत होती है, कुछ चैनल की जरूरत होती है। तीसरा पंप और कैरियर, ये भी आपको मैं बताऊंगा कि कुछ पंप और कैरियर होते हैं जैसे सोडियम पोटेशियम पंप। तो इन तीन वजह से, इन तीन एस्पेक्ट की वजह से अपनी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो सेमी परमेबिलिटी होती है। सेमी परमेबिलिटी मैं दोबारा बता देता हूँ कि हर सब्सटेंस उससे एक्रॉस नहीं कर सकता, ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकता, जिनको वो चाहती है उन्हीं को वो ट्रांसपोर्ट करेगी। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब उसके बाद मैंने बताया कि जो ट्रांसपोर्ट होता है ना वो तीन टाइप का होता है, मेनली दो टाइप का होता है। जो ट्रांसपोर्ट होता है अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन वो मेनली दो टाइप का होता है, ये आपको अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट और एक होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। बताओ अपन ने बात करी या नहीं करी? कि दो तरह के होते हैं, एक तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है और दूसरा होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, अब क्या होता है? अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जिनमें एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और जिनमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, नो नीड ऑफ एनर्जी, जिसमें एनर्जी की जरूरत नहीं है उसको अपन क्या बोलते हैं? पैसिव ट्रांसपोर्ट। क्लियर हुई इतनी बात? तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है जिसमें एनर्जी की जरूरत होती है और पैसिव जिसमें एनर्जी की जरूरत नहीं होती। जिसमें अपन जैसे पैसिव में अपन पढ़ेंगे वो तीन तरह के पढ़ते हैं, एक पढ़ते अपन डिफ्यूजन और दूसरा पढ़ते अपन ओस्मोसिस। आपको मैं बताऊंगा कि डिफ्यूजन भी दो टाइप का होता है। जो अपन बात करते हैं डिफ्यूजन, ये डिफ्यूजन भी दो टाइप का देखने को मिलेगा। एक होता है सिंपल डिफ्यूजन और एक होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो इनके बारे में अपन पढ़ेंगे वन बाय वन करके। तो सबसे पहले हेडिंग डालो पैसिव डिफ्यूजन। ठीक है, पहले अपन पैसिव डिफ्यूजन पढ़ते हैं। तो आपको वैसे तो मैं पैसिव डिफ्यूजन के बारे में बताया कि इसमें कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, नो एनर्जी रिक्वायरमेंट। इसमें जो सब्सटेंस मूव करता है वो डाउन हिल करता है। डाउन हिल मैंने आपको बताया था ना, डाउन हिल मतलब होता है हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। ठीक है, अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जो सोल्यूट होते हैं वो मूवमेंट करते हैं। ठीक है, अब इसमें सॉरी पैसिव, यहाँ पे डिफ्यूजन मत लिखो, यहाँ पे आप लिखो ट्रांसपोर्ट। क्या लिखो? पैसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, और अब इसमें अपन पहला पढ़ते हैं वो है आपका डिफ्यूजन। कौन सा? सिंपल डिफ्यूजन। अब देखो सिंपल डिफ्यूजन क्या होता है। वैसे देखो मैं इसके बारे में आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, अपन सेकंड चैप्टर में इसके बारे में पढ़ चुके हैं नॉर्मल डिफ्यूजन के बारे में। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ। नॉर्मल अब तक जो अपन पढ़े हैं वो यही है कि लो सॉरी ये मूवमेंट करता है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन पे मूवमेंट करता है, जिसको अपन क्या बोलता है? डाउन हिल बोला था। ठीक है, एक तो ये पढ़ा था। दूसरा अपन ने पढ़ा था कि मेनली गैस में होता है, उसके बाद लिक्विड में होता है और सॉलिड में नहीं होता, मतलब ये फ्लूइड में ही पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि देखो आपने मेनली पढ़ा कि ये मान लो एक सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, और अपन ने ये भी पढ़ा था कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो मेनली किसकी बनी होती है? लिपिड की बनी होती है, थोड़ा बहुत प्रोटीन होता है। तो देखो समान समान को बोलता है सेम डिसॉल्व सेम, ये एक प्रोटोकॉल होता है कि समान समान को बोलता है। तेल में तेल मिलता है, पानी में पानी मिलता है, तेल में पानी नहीं मिलता। ठीक है, ये बात याद रखना, समान समान को बोलता है, सेम डिसॉल्व सेम। ठीक है, इसी तरह यदि कोई यहाँ पे लिपिड है, यदि कोई लिपिड सोल्यूबल कंटेंट है, ठीक है, तो वो लिपिड को इजीली क्रॉस कर पाएगा।
बाय डिफ्यूजन, किसी भी एनर्जी की जरूरत नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे यदि कोई वाटर सोल्यूबल है ना, तो उसको ये क्रॉस नहीं कर पाएगा बिना एनर्जी के या बिना किसी हेल्प के। जबकि लिपिड है वो बिना किसी हेल्प के इसको क्रॉस कर जाता है। तो याद रखना, जो भी लिपिड सोल्यूबल आइटम है, जो भी लिपिड सोल्यूबल आइटम होते हैं या सब्सटेंस है, वो इजीली क्रॉस कर जाते हैं, इजीली क्रॉस टू मेम्ब्रेन। और इजीली क्रॉस का मतलब है कि बाय सिंपल डिफ्यूजन। ठीक है, तो मैं आपको एक बार और समझा देना चाहता हूं पूरा ये कि सिंपल डिफ्यूजन में क्या होता है, एक बार मैं आपको और समझा देना चाहता हूं। ठीक है, समझना इसको कि कोई भी चीज है लिपिड सोल्यूबल आइटम, कि जो लिपिड सोल्यूबल आइटम है वो यहाँ पे आराम से क्रॉस कर जाते हैं सेल मेम्ब्रेन को, कोई एनर्जी की जरूरत नहीं होती सिंपल डिफ्यूजन से। क्यों? उसका रीजन है कि समान समान को बोलता है, सेम डिजोल्व सेम। ठीक है, उसके बाद दूसरा नॉन पोलर सब्सटेंस, जिनमें कोई पोलरिटी नहीं होती, जिनमें कोई आयन नहीं होते, वो भी इजीली क्रॉस कर जाते हैं। तीसरा स्मॉल पार्टिकल या स्मॉल सब्सटेंस, वेरी स्मॉल सब्सटेंस, तो उनको भी क्रॉस करने में कोई दिक्कत नहीं होती। मैं इनके एग्जांपल दूं, जैसे लिपिड सोल्यूबल आइटम क्या हो सकते हैं, जैसे आपके स्टेरॉइड हो गए, वो लिपिड सोल्यूबल होता है ना, स्टेरॉइड है वो लिपिड सोल्यूबल हो गया आपका। ठीक है, साथ में फैटी एसिड है, तो इनको सेल मेम्ब्रेन से क्रॉस करने में कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, नॉन पोलर में देखो तो O2 एंड CO2, आपको पता है ना O2 और CO2 है, वो भी सिंपल डिफ्यूजन से एल्वियोलाई से ब्लड में, ब्लड से एल्वियोलाई में ट्रांसफर होती है, ये भी आपने देखा होगा। ठीक है, कुछ स्मॉल सब्सटेंस कहा जाता है कि जैसे काफी वाटर मॉलिक्यूल है, वो सिंपल डिफ्यूजन के तहत वो भी क्रॉस कर जाते हैं। उसके बाद अपन पढ़ते हैं कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होता है। क्या पढ़ते हैं अपन कि भाई फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होता है, इसको देखो आप। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, तो ये मैं आपको बताता हूं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या है। मैंने ये तो आपको बता दिया था कि जो नॉन पोलर है, जो नॉन पोलर सब्सटेंस हो गए या वो सब्सटेंस हो गए लिपिड सोल्यूबल है, वो तो इजीली क्रॉस कर जाते हैं, वो तो इजीली सिंपल डिफ्यूजन से क्रॉस कर जाते हैं। लेकिन ऐसे सब्सटेंस जो कि पोलर है या लार्ज साइज वाले हैं या वाटर सोल्यूबल है, वो कैसे क्रॉस करेंगे? तो उनको क्रॉस करने के लिए आपको कुछ प्रोटीन चैनल की जरूरत पड़ती है। मैंने बताया था ना आपको, जैसे पिछली क्लास में अपन ने डिस्कस करा था कि प्रोटीन क्या काम करता है, तो मैंने बताया ट्रांसपोर्ट का काम करता है, ट्रांस मेम्ब्रेन। यदि किसी चीज को क्रॉस करना है जो सिंपल डिफ्यूजन से क्रॉस नहीं होती, तो उनको क्रॉस कराने में प्रोटीन काम करता है। तो यहाँ पे कुछ प्रोटीन चैनल होते हैं, या चैनल मत बोलो अभी, कुछ प्रोटीन होते हैं, वो इनको एक जगह से दूसरी जगह मतलब ट्रांसपोर्ट कराने में हेल्प करते हैं, डिफ्यूजन कराने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो मतलब कि ऐसे आइटम जो सिंपल डिफ्यूजन से ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकते, तो उनके ट्रांसपोर्ट कराने के लिए कुछ प्रोटीन की हेल्प चाहिए, प्रोटीन चैनल या कैरियर की हेल्प चाहिए। मैं लिख देता हूं, या तो चैनल या कैरियर, ये अलग अलग होता है, इनको भी मैं आपको समझाऊंगा। कैरियर की हेल्प चाहिए होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। इसका मेन एग्जांपल आता है, वो आता है आपके, एक तो ग्लूकोज आता है, एक आता है एमिनो एसिड, कि ये नॉर्मली लार्ज साइज के मॉलिक्यूल होते हैं, ये लार्ज साइज के मॉलिक्यूल होते हैं, और ये लार्ज साइज मॉलिक्यूल के होने की वजह से सिंपल डिफ्यूजन नहीं हो पाता, तो इनके लिए आपको प्रोटीन चैनल या कैरियर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन बोलते हैं। ठीक है, मेन एग्जांपल है इसके ग्लूकोज और एमिनो एसिड। लेकिन याद रखना है ये डिफ्यूजन ही, मतलब कि ये भी लो कंसंट्रेशन से, सॉरी मैं दोबारा गलत हो गया, सॉरी, ये भी जाते हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन पे ही है, मतलब कि नो एनर्जी रिक्वायरमेंट, नो एनर्जी रिक्वायरमेंट है ना, मतलब कि ये भी एक तरह का पैसिव ट्रांसपोर्ट, क्या है, पैसिव ट्रांसपोर्ट, मतलब है ये भी एक तरह का क्या है, पैसिव ट्रांसपोर्ट ही है। क्लियर हुई थी बात?
अब इसके बाद अपन जो पढ़ते हैं नेक्स्ट, यहां तक आपको समझ में आ गया फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या है? हाँ, मैं आपको समझाना चाह रहा था कि एक तो होता है कैरियर और एक होता है चैनल। इनके बीच में भी अंतर आपको मैं बता देता हूँ। वैसे इतना बड़ा अंतर है नहीं, ना ही अपन को इतना डिटेल में जाने की जरूरत है, फिर भी मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। देखो चैनल क्या होता है। चैनल सपोज ये एक मेम्ब्रेन है, ठीक है, तो इसके अंदर इतना तो स्ट्राइक करेगा नहीं, है ना, सॉरी। सपोज ये चैनल क्या होता है, एक स्टेबल होते हैं, वॉल पे बने रहते हैं। ये वॉल पे सपोज करो कि चैनल बन गया, ठीक है। अब ये जो चैनल होता है ना, ये अपनी जगह स्टेबल है और इसमें कुछ ऐसी टनल वो बना देता है, वो कुछ ऐसे इसमें मतलब ये चैनल है ना, वो ये मैं बताता हूँ, यदि ये चैनल है तो ये कैसे इसमें ऑटोमेटिक रास्ता बना हुआ है जिसके थ्रू चैनल मतलब कोई भी आयन जा सकता है और आ सकता है, ठीक है। क्योंकि कैरियर क्या होता है, ये अपनी स्ट्रक्चर में चेंज करता है, ठीक है। आपको ऐसे नहीं समझा पाऊंगा, मैं इमेज के थ्रू आपको इसको समझाता हूँ, है ना। सपोज करो ये इसकी इमेज है, ठीक है। तो देखो आप जैसे प्रोटीन देख रहे हो, ये प्रोटीन है, ठीक है। मैं पेन ले लेता हूँ, सॉरी। ये प्रोटीन चैनल है, तो चैनल में क्या है, ऑटोमेटिक एक अपने आप स्ट्रक्चर ऐसे बन रही है कि इसके थ्रू कोई भी सब्सटेंस आ सकता है, जा सकता है, ठीक है। जबकि कैरियर होता है ना, वो कन्फॉर्मेशनल चेंज करता है। क्या करता है, कन्फॉर्मेशनल या स्ट्रक्चर चेंज करता है। मतलब जैसे ही मतलब कि आप कह सकते हो कि जैसे ही यहाँ पे कोई प्रोटॉन टच होगा तो ये ऊपर से खुल जाएगा, यहाँ से खुल जाएगा। जैसे ये बीच में आके टच होगा तो ये आगे से खुल जाएगा। पहले ऊपर से खुलता है फिर आगे से। तो ये इन दोनों में बेसिक अंतर होता है कि चैनल कैरियर प्रोटीन और चैनल प्रोटीन। चैनल प्रोटीन होता है वो कंपेयर में फास्टर होता है, जबकि ये स्लोअर होता है। ये भी आप याद रखो, ठीक है। ये भी याद रखो कि ये इसमें भाई स्ट्रक्चर भी चेंज करनी होती है, काफी काम होते हैं, तो ये स्लो हो जाता है, जबकि ये फास्टर होता है, ठीक है। इसके एग्जांपल होते हैं जैसे आपका एक्वापोरिन, एक तो होता है एक्वापोरिन जो कि H2 वाटर मॉलिक्यूल के लिए होता है, सॉरी। एक्वापोरिन होता है, सॉरी, जो कि वाटर के लिए होता है। ये इसका एग्जांपल है। जबकि कैरियर में जो आते हैं वो आता है ग्लूट4, जो कि ग्लूकोज के लिए होता है। एक जैसे कि एमिनो एसिड का होता है, वो किससे होते हैं, वो होते हैं कैरियर प्रोटीन। तो मतलब कैरियर प्रोटीन में क्या होता है, मेनली स्ट्रक्चर चेंज होती है। ये जैसे टच करेगा ये आगे से खुलेगा, फिर बीच में पहुंचेगा जब इधर की तरफ से खुलने लगेगा, जबकि इसमें एक अपने आप रास्ता बना हुआ है, ठीक है। तो आपको ये बात समझ में आई? बिल्कुल। तो ये मैंने आपको बताया। अब इसमें एक टर्म और आती है ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम। इसको समझो कि ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम क्या होता है, मैं आपको समझाता हूँ। देखो जैसे मैंने बताया कि जो ये प्रोटीन होते हैं, जो ये प्रोटीन होते हैं, चाहे वो चैनल हो चाहे वो कैरियर हो, वो क्या होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं। स्पेसिफिक का मतलब कि यदि मैंने कहा कि ये एक प्रोटीन था, मैं कहा गया, मैंने कहा कि ये प्रोटीन था, वो एक्वापोरिन है। क्या है, एक्वापोरिन है। तो मतलब एक्वापोरिन है, इसका मतलब है कि ये ओनली वाटर को ये ट्रांसफर कर सकता है, ग्लूकोज को नहीं करेगा। मतलब कि स्पेसिफिक का मतलब है कि ये ओनली एक ही चीज के लिए है ना। जैसे एक्वापोरिन है तो वाटर के लिए, ये ग्लूकोज को नहीं करेगा। जैसे ग्लूट4 हो गया, ये ग्लूकोज के लिए, ये वाटर को नहीं करेगा, एमिनो एसिड को नहीं करेगा। तो सब इसके लिए क्या होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं। अब जैसे एक सेल मेम्ब्रेन में, मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि एक सेल मेम्ब्रेन में 8 क्या होता है, एक्वापोरिन होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि एक सेल मेम्ब्रेन में 8 होते हैं, मतलब कि एक बार में मैक्सिमम वो 8 ही सब्सटेंस को क्या कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है। तो जितने वो मैक्सिमम कर सकता है उसको अपन बोलते हैं टी मैक्स या ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम। कि एट ए टाइम मैक्सिमम
नंबर ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस। इस सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करने के मैक्सिमम नंबर क्या होते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, टी मैक्स बोलते हैं, एक बार में। ठीक है, ये क्या होता है, ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम। क्लियर हुई, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद अपन ने जैसे कि पढ़ रहे थे अपन कि पैसिव ट्रांसपोर्ट, तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में पहला पढ़ा सिंपल डिफ्यूजन, दूसरा पढ़ा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो आपको फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन समझ में आ गया होगा। इसके बाद तीसरा होता है वो होता है ओस्मोसिस। आपको ये भी पता होगा कि ओस्मोसिस क्या होता है, इसको मैंने पहले बता दिया कि इसमें मूवमेंट होती है, वो वाटर की मूवमेंट होती है। किसकी होती है, वाटर की मूवमेंट होती है, ना कि सॉल्यूट की। तो वाटर की मूवमेंट होती है, वो होती है अपने हाई वाटर कंसंट्रेशन से लो वाटर कंसंट्रेशन में, या अपन नॉर्मल बोले तो लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन जाता है। ये बात आपको समझ में आ गया। या मैं सिंपल बताऊं, इसका मतलब ये होता है कि कोई चीज कितनी गाढ़ी है या कितनी कंसंट्रेट, या कोई चीज कितनी कंसंट्रेट है या कितनी गाढ़ी है। और जो चीज ज्यादा कंसंट्रेट होती है वो फ्लूइड को अपनी तरफ खींचती है। ठीक है, ये मैं आपको ऑस्मोसिस में सिंपल बताया कि कोई चीज जितनी कंसंट्रेट होती है ना, वो फ्लूइड को उतना ही अपनी तरफ खींचती है। ठीक है, तो ये बात आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो, अपन ने ये पढ़ लिया। अब नेक्स्ट आता है अपना, वो आता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्या आता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अपने पैसिव ट्रांसपोर्ट को पूरा पढ़ लिया। इसमें पहला होता है अपने सिंपल डिफ्यूजन पढ़ा, जिसमें लिपिड सोल्यूबल कंटेंट नॉन पोलर ट्रांसमिट हो सकते हैं। फिर फैसिलिटेटेड था कि जो सिंपल डिफ्यूजन से ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकते वो किससे होंगे, फैसिलिटेट से होगा। ओस्मोसिस होता ही है। अब जो नेक्स्ट आता है, जो अपना नेक्स्ट आएगा वो है अपना पैसिव ट्रांसपोर्ट। क्या है, पैसिव सॉरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ओके, क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो सपोज एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, अब तक जो अपन ने पढ़ा था वो अपन ने पढ़ा था कि अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट करता है, मतलब कि डाउन हिल मूवमेंट होती है। अब जो अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि अब जो मूवमेंट होगी वो होगी अप हिल मूवमेंट। ठीक है, अप हिल मूवमेंट का मतलब होता है कि मूवमेंट होगी वो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ होने वाली है। ठीक है, अब मूवमेंट होगी वो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ होने वाली है। और ऐसी मूवमेंट कराने के लिए हमको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। किसकी रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, और एनर्जी किस फॉर्म में होती है, एटीपी फॉर्म में होती है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, क्लियर, ये बात आपको क्लियर हो गई। ठीक है, इसका कंफ्यूजन आप ऑस्मोसिस से मत हो जाना, क्योंकि इसमें जो मूवमेंट होती है वो सोल्यूट की होती है, जबकि ऑस्मोसिस में मूवमेंट लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ होती है, लेकिन वहां पे जो मूवमेंट होती है वो वाटर की होती है। ठीक है, वाटर अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन पे मूवमेंट करता है, इसलिए अपन वो ट्रिक बना रखी है कि लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होना, लेकिन उसमें कभी भी सोल्यूट की मूवमेंट नहीं होती। ओस्मोसिस में, ओस्मोसिस में हरदम मूवमेंट होती है वो वाटर की होती है अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में, इसलिए एनर्जी की नीड नहीं होती। जबकि यहाँ पे जो मूवमेंट होगी वो सोल्यूट की होगी, वो जो भी लो से हाई कंसंट्रेशन पे। और इसका सबसे फेमस एग्जांपल जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, सबसे फेमस एग्जांपल होता है वो है सोडियम पोटेशियम पंप। और आप इतनी अच्छी तरह से अपन इसको समझेंगे आगे आने वाली क्लासों में कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप मसल्स को पढ़ोगे कि जो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होता है वो भी इसी की वजह से होता है, चाहे आपका हार्ट पंप कर रहा है, मसल्स जितनी भी कॉन्ट्रैक्शन हो रही है वो इसी की वजह से होता है, सोडियम पोटेशियम पंप की वजह से। या जो भी नर्व सेल है वो जो स्टिमुलेट हो रही है वो भी इसी की वजह से होती है। ठीक है, फिर इतना हुआ कि काफी जब अपन को कॉन्ट्रैक्शन रोकने होते हैं तो इसको ही ब्लॉक कर देते हैं, काफी दवा, जैसे अपने डिडोक्सिन पढ़ा होगा, आगे पढ़ेंगे, है ना, बहुत इंटरेस्टिंग। मैं कह रहा हूँ कि अब तक का जो पहला टॉपिक है, जो मैं कहूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट है या कहीं जाके अपने मेडिकल फील्ड में बहुत ज्यादा काम आता है, वो है सोडियम पोटेशियम पंप। ठीक है, लेकिन आगे आगे जैसे मेडिसिन आती है अपने, तो मेडिसिन में बहुत अच्छे से इसको पढ़ते हैं, आप बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाओगे 4 साल में। आप अभी आप फर्स्ट ईयर में हो, 4 साल बाद आप कहोगे कि ये बहुत छोटी चीजें अपन पढ़ रहे हैं। ठीक है, आप खुद पढ़ना पसंद नहीं करोगे इन चीजों को, लेकिन आपको जो याद रहेगा सोडियम पोटेशियम पंप, ये मेन मेन चीज होती है। ठीक है,
अब सुनो सोडियम पोटेशियम पंप क्या होता है। आपने हरदम पढ़ा होगा कि हर सेल का एक रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है, वो होता है -70 मिली वोल्ट होता है, ठीक है, या 70 -70 वोल्ट है, माइनस में रहता है। तो ये जो मेंटेन करने का काम होता है वो सोडियम पोटेशियम पंप की वजह से ही होता है। होता क्या है इसको समझो। मैंने आपको कल भी एक चीज बताई थी कि प्रिंसिपल एक्स्ट्रा सेल्यूलर, लिख देता हूं पूरा, एक्स्ट्रा सेल्यूलर कैटायन, और एक बताया था प्रिंसिपल इंट्रा सेल्यूलर कैटायन। आगे जाके पढ़ेंगे अपन इनको भी, बायोकेमिस्ट्री पढ़ोगे। एक्स्ट्रा सेलुलर कैटायन होता है वो तो कौन सा होता है आपका, सोडियम होता है, और इंट्रा सेलुलर होता है पोटेशियम होता है। ये बताया था नहीं बताया था कि किसी भी यदि ये एक सेल है तो बाहर तो बहुत ज्यादा क्या पाया जाएगा, सोडियम पाया जाएगा, और अंदर क्या पाया जाएगा, पोटेशियम पाया जाएगा। क्लियर, इतनी बात बताई थी ना मैंने। तो इसी को अपन देखते हैं, यदि यहां तक है तो आगे समझना। ये सपोज करो ये एक सेल की मेम्ब्रेन है, ठीक है, बाहर ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, ये इंट्रा सेलुलर फ्लूइड है। क्लियर। अब बाहर क्या है, बाहर सबसे ज्यादा है सोडियम, बाहर सोडियम ज्यादा है और अंदर पोटेशियम ज्यादा है। अब सपोज करो नॉर्मली क्या होता है, एक ट्रिक है, सोडियम पोटेशियम पंप होता है। यहाँ पे सपोज करो एक पंप है, सोडियम पोटेशियम पंप है यहाँ पे, ठीक है, ये भी प्रोटीन पंप है। याद रखना कि सोडियम पोटेशियम पंप है, ये भी एक तरह का प्रोटीन पंप ही होता है। मैंने कहा कि जो अब ये पोलर कैटायन है, तो पोलर कैटायन मूवमेंट नहीं कर सकते सिंपल डिफ्यूजन से, तो इनके लिए भी स्पेसिफिक प्रोटीन चाहिए। लेकिन इसका फैसिलिटेड डिफ्यूजन इसलिए नहीं होता क्योंकि ये अपनी लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन पे जाता है, तो इनका डिफ्यूजन नहीं होगा, इनका होगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। कैसे, ये समझो। सोडियम के बाहर कंसंट्रेशन ज्यादा है, अंदर कम है, ठीक है, लेकिन कई बार अब सोडियम क्या होगा, नॉर्मली अंदर आ जाएगा, सोडियम नॉर्मल अंदर आ जाएगा, अपनी बाहर वाली कंसंट्रेशन ज्यादा है और अंदर कम है, तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की वजह से सोडियम अंदर आ गया, ठीक है। अब सोडियम अंदर है तो अंदर आ रहा है ये, ठीक है, ये अंदर आ रहा है, ठीक है। अब जब अंदर आता जाता है तो एक इक्विलिब्रियम तक ये अंदर आता है, ठीक है, सोडियम अंदर आ गया, पोटेशियम बाहर जा रहा है, सोडियम अंदर आ रहा है, पोटेशियम बाहर जा रहा है, नॉर्मल ऐसा चलता है, वो सोडियम अंदर आ रहा है, ये नॉर्मल चल रहा है, ठीक है। अब एक कंडीशन आया कि जब सोडियम अंदर बराबर हो गया, पोटेशियम बाहर बराबर हो गया, ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, फिर इक्विलिब्रियम को सेट करने के लिए 3 सोडियम को तो बाहर फेंका जाता है और 2 पोटेशियम को अंदर लाया जाता है, ठीक है। मैं दोबारा इसको समझा देता हूं कि ये सेल मेम्ब्रेन है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, ये इंट्रा सेलुलर फ्लूइड है, यहाँ पे हो गया आपका एक सोडियम पोटेशियम पंप जो कि एक प्रोटीन का बना होता है, ठीक है। अब इसमें से क्या होता है, सॉरी, ये सोडियम पोटेशियम पंप हो गया। अब इसमें से क्या होगा कि ये जो सोडियम है वो तो आता है, सॉरी पोटेशियम तो आता है अंदर, 2 पोटेशियम अंदर आएंगे और 3 सोडियम बाहर जाएंगे, 3 सोडियम बाहर जाएंगे, 3 सोडियम जा रहे हैं बाहर और 2 पोटेशियम आ रहे हैं अंदर। हर एमसीक्यू में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो, ऐसा कोई कंपटीशन एग्जाम नहीं जाता जिसमें ये नहीं आता कि 3 सोडियम तो होंगे आउट और 2 पोटेशियम होंगे इन, ठीक है। यही पूरा सोडियम पोटेशियम पंप है, यहीं से क्वेश्चन आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो, हर कंपटीशन में क्वेश्चन आएगा। और इसके लिए बहुत फेमस ट्रिक भी है ना, आपको टेंशन नहीं है, जरूरत नहीं है कुछ भी पढ़ने की, समझने की ट्रिक है। नोकिया का पहले एक फोन चलता था, NOKIA, ठीक है, नोकिया का फोन चलता था, उसमें N का मतलब है सोडियम और O का मतलब है आउट, ठीक है। अब आउट में कितने वर्ड हैं, 3, मतलब कि 3 सोडियम बाहर जाते हैं, जबकि पोटेशियम, यहाँ पे K का मतलब है पोटेशियम और इसका मतलब इन, और इन में कितने वर्ड हैं, 2, तो मतलब कि 2 पोटेशियम अंदर आते हैं। तो ये इसकी बहुत अच्छी ट्रिक है, कहीं भी सोडियम पोटेशियम पंप आएगा
तो आपको याद रखना नोकिया, ठीक है। इसको बोल सकते हो सोडियम पोटेशियम पंप। या एक और ट्रिक आती है पंप किन की आती है, पर छोड़ो वो और कंफ्यूज हो जाओगे। तो सोडियम पोटेशियम पंप को याद करना है, नोकिया याद कर लो, आपका आंसर सही हो जाएगा। एन मतलब सोडियम और ओ मतलब कि आउट, और आउट में 3 वर्ड है, तो मतलब कि 3 सोडियम आउट होते हैं। देखिए पोटेशियम के और आई मतलब इन, और मतलब इनमें 2 वर्ड है, मतलब कि 2 पोटेशियम अंदर आते हैं। अब आपको मैं थोड़ा समझा भी देता हूँ होता कैसे। सपोज करो ये सेल मेम्ब्रेन थी, ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन थी, ठीक है, और ये आपका सोडियम पोटेशियम पंप था, ठीक है। शुरू में क्या था कि बाहर सोडियम ज्यादा था, शुरू में बाहर सोडियम ज्यादा था, ठीक है, और अंदर पोटेशियम था, ठीक है। अब वो क्या रहा था, धीरे धीरे सोडियम तो आ रहा था अंदर सिंपल डिफ्यूजन से, और पोटेशियम जा रहा था बाहर, ठीक है। अपनी भाई यहाँ पे ज्यादा कंसंट्रेशन है, यहाँ पे कम है, तो सिंपल डिफ्यूजन से, ठीक है। ये भी सिंपल डिफ्यूजन से जा रहा था, ये भी सिंपल डिफ्यूजन से जा रहा था। अब धीरे धीरे कंसंट्रेशन क्या होने लगी, सेम होने लगी, मतलब कि सोडियम अंदर सोडियम ज्यादा हो गया। धीरे धीरे कैसे कंसंट्रेशन हो गई, अंदर सोडियम ज्यादा हो गया, बाहर पोटेशियम कम हो गया। आप समझ लो, वैसे सोडियम वोल्टेज आयन है ना, वो यहाँ पे एक्टिवेट हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं, सोडियम वोल्टेज आयन ओपन हो जाते हैं, तो एकदम में सोडियम का इनफ्लक्स होता है, ठीक है। आपको आगे समझाऊंगा मैं बहुत अच्छी तरह है कि नॉर्मली इनमें क्या होता है, नेगेटिव प्रेशर होता है, या अंदर होता है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। इसलिए अपन बोलते हैं इसको आरएमपी बोलते हैं, -70 वोल्टेज। अभी समझ में नहीं आएगा आपको, है ना, क्योंकि हमको समझने में इसको 2 साल लग गए होते, ठीक है। कि अंदर रहता है नॉर्मली नेगेटिव चार्ज, ठीक है, बाहर से धीरे धीरे चलता है, एकदम में सोडियम चैनल ओपन होते हैं, सोडियम चैनल के एकदम में ओपन होने की वजह से यहाँ पे अंदर कैटायन हो जाता है, तो ये जो नेगेटिव था वो कन्वर्ट हो जाता है पॉजिटिव में, है ना, क्यों, सोडियम चैनल ओपन हो जाते हैं, ठीक है। तो नेगेटिव इसका जो पोलराइजेशन था वो खत्म हो गया, तो यहाँ पे हो जाता है डीपोलराइजेशन बोलते हैं इस कंडीशन को। नहीं आए समझ में, कोई घबराने की बात नहीं है, डीपोलराइजेशन हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि सोडियम चैनल ओपन हो गए, सोडियम वोल्टेज चैनल ओपन हो गए, अंदर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। अब जो अंदर सोडियम का कंसंट्रेशन बढ़ गया, अंदर सोडियम का कंसंट्रेशन बढ़ गया, बाहर सोडियम का कंसंट्रेशन ऑलरेडी ज्यादा था, तो अब सोडियम को बाहर भी तो करना है, तो उसको बाहर करने के लिए यहाँ पे यूज होता है सोडियम पोटेशियम पंप, ठीक है। उस सोडियम को बाहर करने के लिए यहाँ पे सोडियम पोटेशियम पंप की आवश्यकता पड़ती है, जो कि 3 सोडियम को तो बाहर करता है, ये इंपोर्टेंट है, 3 सोडियम को तो आउट करता है और 2 पोटेशियम को इन करता है, और इसकी ट्रिक है नोकिया, ठीक है। नोकिया से आपको याद रखोगे। उससे क्या होता है, जैसे सोडियम दोबारा ऊपर चल जाता है, दोबारा यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आता है, तो उसको अपन बोलते हैं दोबारा रीपोलराइजेशन होना, उसको क्या बोलते हैं, रीपोलराइजेशन होना। और रीपोलराइजेशन होता है पोटेशियम की वजह से। आपको आगे अच्छी तरह समझाऊंगा कि मैं इतनी जल्दी नहीं समझा सकता ये सारी चीज, तो वो रीपोलराइजेशन होता है पोटेशियम की वजह से। तो इसको भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस तरह से अपन ने आज पढ़ा ट्रांसपोर्ट ऑफ द, अपने पढ़ा ट्रांसपोर्ट को, है ना, कहां से स्टार्ट करा था, हाँ, ट्रांसपोर्ट ऑफ द सब्सटेंस अपन ने यहाँ से स्टार्ट करा था। कि सेलेक्टिव परमेबिलिटी होती है, एक सेल मेम्ब्रेन है वो सेलेक्टिव परमेबल होता है, सेमी परमेबल होता है, कि हर किसी सब्सटेंस को वो अलाउ नहीं करती आना जाना, वो ओनली सेलेक्टिव सब्सटेंस को अलाउ करती है। और उसके भी क्या होते हैं, तीन फैक्टर की वजह से ऐसा देखने को मिलता है, साइज की वजह से, कुछ पोर्ट चैनल की वजह से, कुछ पंप कैरियर की वजह से। फिर अपने ट्रांसपोर्ट देखा कि 2 टाइप होता है, एक्टिव पैसिव। पैसिव के अंदर डिफ्यूजन आता है, सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेड डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस, जो कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। फिर सिंपल डिफ्यूजन देखा कि लिपिड सोल्यूबल आइटम है वो सिंपल यहाँ पे डिफ्यूज हो जाते हैं, नॉन पोलर हो, ठीक है। जबकि फैसिलिटेट जो कि सिंपल डिफ्यूज नहीं हो पाते उनको अपन बोलते हैं फैसिलिटेट पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें पोलर सब्सटेंस या लार्ज साइज के जो अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं, और इसमें स्पेसिफिक प्रोटीन चैनल की अपन को जरूरत पड़ती है, जैसे कि आपको चैनल प्रोटीन या कैरियर प्रोटीन की, है ना। इसमें मेन होता है ग्लूकोज, एमिनो एसिड और वाटर का, है ना। वाटर के लिए एक्वापोरिन यहाँ पे पाए जाते हैं, ये भी पैसिव ट्रांसपोर्ट है। इसमें फिर मैंने बताया कैरियर और चैनल में क्या डिफरेंस होता है, इसको अपन ने यहाँ पे डिस्कस किया था, आप बैक करके देख सकते हो। फिर अपन ने यहाँ पे इंपोर्टेंट टर्म देखी थी, ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम, वेरी इंपोर्टेंट है ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम, है ना, याद रखना, वेरी इंपोर्टेंट टर्म है ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम।
फिर अपन यहाँ पे सोडियम पोटेशियम पंप को अच्छी तरह देखा था, ट्रिक के साथ देखा था एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। इसमें अपहिल मूवमेंट होती है, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन पे मूवमेंट होती है। और ये नोकिया वाली ट्रिक को आप अच्छी तरह याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है।